हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का द एग्ज़ाम ट्यूटर के इस नए सेशन में। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी के लिए जीके जीएस के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट मिसलेनियस क्वेश्चंस को। मिसलेनियस क्वेश्चन का ये जो प्रैक्टिस सेट रहेगा ये आपके प्रिपरेशन को बूस्ट करने में आपको 100% हेल्प करेगा, क्योंकि इस वीडियो में जो भी क्वेश्चंस लिए गए हैं वो सभी सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट हैं। इस वीडियो में वही क्वेश्चंस लिए गए हैं जो कि अलग अलग एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो अगर आप ऐसे किसी भी एग्जाम की तैयारी करती हैं जिसमें जीएस पोर्शन एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहने वाला है। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल को। टेलीग्राम चैनल का नाम है द एग्ज़ाम ट्यूटर। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर यहाँ से स्कैन करके भी आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और इन सारी वीडियोज़ की पीडीएफ को अवेल कर सकते हैं। तो चलिए अब बिना देरी करते हुए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की ओर, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द सुल्तान हु रोट पर्सियन पोएम टाइटल्ड गुलरुखी। गुलरुखी शीर्षक से पारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान कौन था? तो देखिए फ्रेंड्स, गुलरुखी शीर्षक से पारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान था सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी के द्वारा लिखी गई थी गुलरुखी शीर्षक से पारसी कविताएं। सिकंदर लोदी जो है ये लोदी वंश का दिल्ली का शासक था और इसे अपनी साहित्यिक और प्रशासनिक उपलब्धियों के लिए जाना जाता है। इसने गुलरुखी नाम से पारसी कविताएं लिखी हैं जिसका अर्थ होता है गुलाब जैसा चेहरा या फिर सुंदर चेहरा। क्या अर्थ होता है गुलरुखी का? गुलाब जैसा चेहरा या सुंदर चेहरा, जो कि लिखी गई है सिकंदर लोदी के द्वारा। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, सिकंदर लोदी। देखिए फ्रेंड्स, इन वीडियोस में हम 25 क्वेश्चंस को कवर करते हैं और जब भी आप इन क्वेश्चंस को देखते हैं, इन वीडियोस को देखते हैं, तो मेक श्योर कीजिएगा कि आप कॉपी और पेन को लेकर के बैठिएगा और कोई भी क्वेश्चन हो मेरा आंसर बताने से पहले आप कॉपी में अपना आंसर मार्क कीजिएगा और देखिएगा कि इन 25 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। इससे क्या होगा कि आपकी जो तैयारी है, आपकी जो प्रिपरेशन है, उसको आप एक बेहतर ढंग से एनालाइज कर पाएंगे। और लास्ट में मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इन 25 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग डिक्लेयर्ड द इंग्लिश गोल्ड कॉइन एज द लीगल टेंडर ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को भारत की कानूनी मुद्रा घोषित किया था? तो देखिए फ्रेंड्स, लॉर्ड कर्जन ने जो अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा थी उसको भारत की कानूनी मुद्रा घोषित किया था। और कब किया था? तो 1899 में जो है लॉर्ड कर्जन ने ब्रिटिश मुद्रा को भारत में वैध मुद्रा घोषित किया था। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वॉज द फाउंडर ऑफ विमेंस इंडिया एसोसिएशन। विमेंस इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो देखिए फ्रेंड्स, विमेंस इंडिया एसोसिएशन यानी कि भारतीय महिला संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो देखिए इसमें शामिल थी एनी बेसेंट, मार्गरेट कजिन्स और डोरोथी जिनराज दासा। इन 3 लोगों ने मिलकर जो है किसकी स्थापना की थी? विमेंस इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। और कब की थी? तो 1917 में जो है भारतीय महिला संघ की स्थापना की गई थी। और कहाँ की गई थी? तो मद्रास के अड्यार में की गई थी। और ये जो संघ था, ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी, ये महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकारों के लिए काम करती थी। याद रखिएगा। अब ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन में दिया है एनी बेसेंट, ऑप्शन डी में दिया है एनी बेसेंट, तो आंसर यही हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, एनी बेसेंट। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओर ऑफ एल्यूमिनियम। निम्नलिखित में से कौन सा एल्यूमिनियम का अयस्क है? तो देखिए फ्रेंड्स, एल्यूमिनियम के अयस्क कौन कौन से हैं? तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है बॉक्साइट। बॉक्साइट जो है ये किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का अयस्क है। क्रायोलाइट है, फेल्सपार है और कोरंडम है। ये क्या है? ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एल्यूमिनियम के अयस्क हैं जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए ऑप्शन में दिया है हमें कोरंडम, तो आंसर यही हो जाएगा हमारा कोरंडम। बाकी के ऑप्शन देख लेते हैं। नाइटर किसका अयस्क है? तो ये है पोटेशियम का। किसका है? पोटेशियम का है। सिलिस्टीन किसका है? तो ये है स्ट्रॉन्सियम का। किसका? स्ट्रॉन्सियम का अयस्क है सिलिस्टीन। किसेराइट किसका अयस्क है? तो ये है मैग्नीशियम का। तो ये याद रखिएगा, क्योंकि जो ओर्स हैं इनसे क्वेश्चन ज़रूर बनता है, तो ये आपको पता होने चाहिए क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, कोरंडम। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
What is used to revive the colors of old oil paintings? पुराने तैल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, जो पुराने तैल चित्र हैं उनके रंगों को फिर से उभारने के लिए उपयोग किया जाता है हाइड्रोजन परऑक्साइड का। किसका? हाइड्रोजन परऑक्साइड का जो है इस्तेमाल किया जाता है इसमें। इसका फॉर्मूला होता है H2O2। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल ऑल द एलिमेंट्स आर मेटल्स? आवर्त सारणी में किस ब्लॉक के सभी तत्व धातुएं हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, जो हमारी पीरियोडिक टेबल है उसमें कौन कौन से ब्लॉक हैं? तो S, P, D और F, ये 4 ब्लॉक हैं। अब इसमें देखिए S, D और F, ये क्या हैं? इसमें सभी मेटल्स हैं। क्या हैं? मेटल्स हैं। अगर हम P की बात करें तो देखिए फ्रेंड्स, P जो ब्लॉक है उसमें मेटल्स भी आते हैं, मेटल्स भी आते हैं, नॉन मेटल्स भी आते हैं, नॉन मेटल्स भी आते हैं, और जो इनर्ट गैस है हमारी, इनर्ट गैसेस जो हैं वो भी इसी के अंतर्गत आती हैं। इसलिए इसमें मेटल्स भी हैं, नॉन मेटल्स भी, इनर्ट गैसेस भी। ओनली मेटल्स किस में पाई जाती हैं? S, D और F में पाई जाती हैं। अब ऑप्शन देख लेते हैं। तो देखिए S ब्लॉक दिया है A में और F ब्लॉक दिया है C में, तो आंसर हो जाएगा हमारा A + C। ऑप्शन D विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इफेक्ट डज इंक्रीजिंग प्रेशर हैव ऑन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस? दबाव बढ़ने से बर्फ के गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखिए फ्रेंड्स, दबाव बढ़ने से बर्फ का जो गलनांक है वो क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, जब किसी भी बर्फ़ पर, आइस पर जो प्रेशर डाला जाता है, प्रेशर के कारण वो क्या होती है? कम तापमान पर भी गलने लगती है, जिसकी वजह से उसका जो गलनांक है वो क्या हो जाता है? घट जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डिक्रीजेस। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पायरोमीटर इज यूज टू मेजर विच ऑफ द फॉलोइंग? पायरोमीटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन में किया जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, पायरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है हाई टेम्परेचर को मेज़र करने में। किसको? हाई टेम्परेचर को मेज़र करने में पायरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। एयर प्रेशर को मेज़र करने में किसका उपयोग किया जाता है? तो बैरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। किसका? बैरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। और अगर इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक यानी कि भूकंप की तीव्रता मापनी हो तो इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है सीज़मोग्राफ का। किसका? सीज़मोग्राफ का इस्तेमाल किया जाता है। याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। हाई टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए पायरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिसाइड्स द न्यूक्लियस विच ऑर्गेनेल ऑफ द सेल कंटेन्स DNA? नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में DNA होता है? तो देखिए फ्रेंड्स, हमने पढ़ा है ये सेल होती है और सेल के जो सेंटर होता है, सेल के सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस में हमने पढ़ा है कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो होता है, या तो DNA हो या फिर RNA हो, तो वो कहाँ पर होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है। और यहाँ पर क्या होते हैं? इस तरीके से सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं। और ये क्या है? ये साइटोप्लाज्म है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। देखिए फ्रेंड्स, सेल ऑर्गेनेल्स में कुछ ऑर्गेनेल्स ऐसे भी होते हैं जिनमें DNA प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अलावा। अब वो कौन कौन से हैं? तो देखिए, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया। अब इनमें क्या होता है? इनमें दोनों में DNA पाया जाता है, सर्कुलर DNA पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में। अब देखिए फ्रेंड्स, इनमें DNA पाया जाता है, इसी वजह से इनको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन भी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन किसे कहा जाता है? तो या तो ऑप्शन में क्लोरोप्लास्ट होगा या फिर माइटोकॉन्ड्रिया होगा, ये आंसर हो जाएंगे। अब इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें पूछा है नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में DNA होता है? तो देखिए, पहला ही ऑप्शन दिया है माइटोकॉन्ड्रिया। आंसर यही हो जाएगा ऑप्शन ए, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द एवरेज लाइफ स्पान ऑफ रेड ब्लड सेल्स? लाल रक्त कोशिकाओं की औसत आयु कितनी होती है? तो देखिए फ्रेंड्स, जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं इनका जो लाइफ स्पान है ये वेरी कर सकता है 70 to 140 डेज़ के बीच में। किसके बीच में? 70 से 140 दिनों के बीच में जो इनका लाइफ स्पान है ये लाई कर सकता है। लेकिन जो एक स्टैंडर्ड वैल्यू मानी जाती है वो मानी जाती है 120 दिन की। किसकी? 120 दिन की आयु मानी जाती है रेड ब्लड सेल्स के लाइफ स्पान की। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 120 डेज। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग इज मोनोसियस? निम्नलिखित में से कौन एकलिंगी है? तो देखिए फ्रेंड्स, मोनोसियस का मतलब क्या होता है? मोनोसियस का मतलब होता है
कि जिन ऑर्गेनिज्म में जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, उन्हें कहा जाता है मोनोसियस। मोनो का मतलब ही क्या होता है, एक, और ईसियस का मतलब होता है घर, यानी कि जिनमें एक ही घर होता है, अलग अलग सेपरेट घर नहीं होते हैं। किसके लिए, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के लिए, उन्हें कहा जाता है मोनोसियस। अब मोनोसियस ऑर्गेनिज्म कौन से हैं, तो देखिए अर्थवर्म है और लीच है, ये क्या है, मोनोसियस है। लेकिन नेरीज क्या है, ये डायोसियस है, डायोसियस है। याद रखिएगा, तो आंसर होगा हमारा A+B, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन इन द बॉडी। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य शरीर में हीमोग्लोबिन का है। तो हीमोग्लोबिन जो है ये बॉडी में क्या काम करता है, तो देखिए फ्रेंड्स, हीमोग्लोबिन जो है ये ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है, ये ऑक्सीजन से बाइंड करता है और ऑक्सीजन को जो बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स हैं उन तक पहुंचाने का काम करता है हीमोग्लोबिन। तो याद रखिएगा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, हीमोग्लोबिन करता है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देख लेते हैं, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है। तो देखिए फ्रेंड्स, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि FAO, इसकी जो स्थापना की गई थी, ये की गई थी 16 अक्टूबर 1945 में। 16 अक्टूबर 1945 में जो है कनाडा में इसकी स्थापना की गई थी और इसका जो मुख्यालय था ये शुरू में कहाँ पर था, वॉशिंगटन DC यानी कि USA में जो है इसका हेडक्वार्टर था। लेकिन 1951 के बाद इसका जो मुख्यालय है ये वॉशिंगटन DC से कहाँ पर स्थानांतरित किया गया था, रोम यानी कि इटली में जो है स्थानांतरित कर दिया गया था। तो अभी इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये है रोम में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रोम। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच स्टेट इज़ द गोलकुंडा फोर्ट लोकेटेड। गोलकुंडा का किला किस राज्य में स्थित है। तो गोलकुंडा फोर्ट जो है ये है तेलंगाना राज्य में। कहाँ पर, तेलंगाना राज्य में स्थित है गोलकुंडा फोर्ट। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द बुक विशुद्धिमग्गा इज रिलेटेड टू विच सेक्ट। विशुद्धिमग्ग ग्रंथ किस संप्रदाय से संबंधित है। तो विशुद्धिमग्ग जो ये एक बुक है, एक ग्रंथ है, ये संबंधित है हीनयान संप्रदाय से। किससे, हीनयान संप्रदाय से संबंधित है विशुद्धिमग्ग ग्रंथ। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हीनयान। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जय संहिता बिकेम फेमस बाय द नेम ऑफ। जय संहिता के नाम से विख्यात हुआ। तो ये होना चाहिए, जय संहिता किस नाम से विख्यात हुआ। तो देखिए फ्रेंड्स, महाभारत का जो पुराना नाम था ये जय संहिता था। महाभारत को किसने लिखा था, वेद व्यास के द्वारा इसको लिखा गया था और इसे मूल रूप से जय संहिता के नाम से लिखा गया था। और ये बाद में किस नाम से फेमस हुआ, महाभारत के नाम से फेमस हुआ। तो याद रखिएगा, जय संहिता और महाभारत एक ही चीज़ है। इसका पुराना नाम महाभारत का क्या है, जय संहिता है। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेट कनेक्ट्स द इंडियन ओशन एंड द रेड सी। हिंद महासागर तथा लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है। तो हिंद महासागर और लाल सागर को जो है बाब अल मंडेब संधि जोड़ती है। किसको, हिंद महासागर और लाल सागर को। मलक्का जल संधि जो है ये किसको जोड़ती है, तो मलक्का जल संधि ये हिंद महासागर यानी कि अंडमान सागर और प्रशांत महासागर यानी कि दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है, मलक्का जल संधि। हॉर्मुज जल संधि की बात करें तो हॉर्मुज संधि जो है ये फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ती है, ये याद रखिएगा। और बाब अल मंडेब जो है ये हिंद महासागर को लाल सागर से जोड़ती है। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज रंगराजन कमेटी रिलेटेड टू। रंगराजन समिति का संबंध किससे है। तो रंगराजन समिति का संबंध है बैलेंस ऑफ पेमेंट से, यानी कि भुगतान संतुलन से संबंधित है रंगराजन समिति। और इसका गठन कब किया गया था, तो 2012 में किया गया था। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एक्चुअल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ ए पर्सन इज असेस्ड बाय होम। किसी व्यक्ति के वास्तविक जीवन स्तर का आकलन किसके द्वारा किया जाता है। तो किसी व्यक्ति के वास्तविक जीवन स्तर का आकलन कैसे किया जा सकता है, तो पर कैपिटा इनकम के द्वारा, यानी कि प्रति व्यक्ति आय निकाल करके जो है किसी भी व्यक्ति के वास्तविक जीवन स्तर का आकलन किया जा सकता है। और ये जो प्रति व्यक्ति आय है इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो देखिए फ्रेंड्स, जो नेट नेशनल इनकम होती है उसको पॉपुलेशन से डिवाइड करके जो है पर कैपिटा इनकम को कैलकुलेट किया जा सकता है। तो याद रखिएगा, आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, पर कैपिटा इनकम।
नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन व्हाट डज कैपिटल फॉर्मेशन इन एनी इकोनॉमी डिपेंड। किसी भी अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण किस पर निर्भर करती है। तो देखिए, किसी भी अर्थव्यवस्था में जो पूंजी निर्माण है ये बचत और निवेश पर निर्भर करती है। बचत जो है ये पूंजी निर्माण के लिए आवश्यक पूंजी प्रदान करती है, और जो निवेश है ये उस पूंजी को पूंजीगत वस्तुओं में परिवर्तित करता है। तो ये किस पर निर्भर करती है, तो ये बचत और निवेश पर निर्भर करती है। अब ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में दिया है कुल बचत पर, यानी कि ऑन टोटल सेविंग्स पर। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हु रेगुलेट्स द इंडियन स्टॉक मार्केट। भारतीय स्टॉक बाजार का विनियमन किसके द्वारा किया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो इंडियन स्टॉक मार्केट है इसको रेगुलेट करने का काम कौन करता है, तो सेबी करती है, यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है ये स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करने का काम करती है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1992 में सेबी अधिनियम के तहत जो है इसकी स्थापना की गई थी। बात करें सेकेंड ऑप्शन की, तो इसमें दिया है RBI, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हम सभी जानते हैं बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1935 में हुई थी। फर्स्ट देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें दिया है UTI। UTI जो है ये कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये एक डिजीज़ है जिसकी फुल फॉर्म होती है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो है इसकी फुल फॉर्म है, और ये कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये एक डिजीज़ है। याद रखिएगा, मैंने फुल फॉर्म बता दी है क्योंकि कभी कभी एग्जाम में पूछ ली जाती है। IRDA की बात करें तो IRDA की फुल फॉर्म होती है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। याद रखिएगा, भारतीय स्टॉक बाजार का विनियमन किसके द्वारा किया जाता है, ऑप्शन सी सेबी के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा When was value added tax implemented for the first time in India। भारत में पहली बार मूल्य संवर्धित कर कब लागू हुआ था। तो देखिए फ्रेंड्स, वैल्यू एडिड टैक्स जिसको वैट भी कहा जाता है, VAT वैट कहा जाता है, और ये है क्या, तो देखिए फ्रेंड्स ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है जिसको 1986 में भारत में पहली बार पेश किया गया था। और ये लागू कब हुआ था, तो 1 अप्रैल 2005 में ये लागू हुआ था। और ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप को छोड़कर पूरे भारत में लागू है। तो याद रखिएगा, भारत में कब लागू हुआ था ये जो वैल्यू एडिड टैक्स है, तो ये 2005 में हुआ था। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ग्रीन मफलर इज रिलेटेड टू। ग्रीन मफलर का संबंध है। तो देखिए फ्रेंड्स, ग्रीन मफलर किससे संबंधित है, तो इसका संबंध है नॉइज़ पॉल्यूशन से, यानी कि नॉइज़ पॉल्यूशन को कम करने से रिलेटेड है ग्रीन मफलर। और ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें ट्रीज़ लगाए जाते हैं, श्रब्स लगाए जाते हैं, हब्स लगाए जाते हैं, और उनको लगाकर पंक्तियों में लगाकर जो है जो नॉइज़ होता है उसको एब्जॉर्ब करने का काम किया जाता है। तो ये है ग्रीन मफलर। इस टेक्निक को किस नाम से जाना जाता है, ग्रीन मफलर के नाम से जाना जाता है। तो ये किससे रिलेटेड है, ये नॉइज़ पॉल्यूशन से रिलेटेड है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फ्रॉम नॉइज़ पॉल्यूशन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच नेशनल पार्क इज़ फेमस फॉर एशियाटिक लायंस। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एशियाई बब्बर शेरों के लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए फ्रेंड्स, गिर नेशनल पार्क यानी कि गिर गार्डन जो है ये किसके लिए फेमस है, ये एशियाई बब्बर शेरों के लिए फेमस है। और ये कहाँ पर स्थित है, तो ये है गुजरात में। कहाँ पर है, गुजरात में स्थित है। और ये दुनिया में एशियाई शेरों का एकमात्र प्राकृतिक आवास है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एशियाई बब्बर शेरों के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान फेमस है, तो ये है गिर नेशनल पार्क। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हेन वाज द न्यू फॉरेस्ट पॉलिसी इंप्लीमेंटेड इन इंडिया। भारत में नई वन नीति कब लागू की गई थी। तो भारत में नई वन नीति जो है ये 1988 में लागू की गई थी। कब, 1988 में जो है भारत में नई वन नीति लाई गई थी। और इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य जो है वनों का संरक्षण करना और वनों के विकास के बीच जो है संतुलन बनाना था। जो पहली वन नीति थी भारत में ये कब लाई गई थी, तो 1952 में लागू की गई थी। तो याद रखिएगा, जो नई वन नीति है ये लाई गई है 1988 में। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट जो है ये हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा क्वेश्चन दिया है। विच आइसोटॉप इज़ यूज्ड इन कंट्रोलिंग ब्लड कैंसर। रक्त कैंसर को नियंत्रित करने में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। ऑप्शंस हैं कोबाल्ट 60, आर्सेनिक 74, आयरन 59 या फिर सोडियम 24।
तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये भी ज़रूर बताइएगा कि इन 25 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। तो अब हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड थैंक यू।